हेलो दोस्तों, आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक में आज हम लेने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्री टॉमस स्टर्न्स इलियट। दोस्तों, टॉमस स्टर्न्स इलियट की अगर बात करते हैं तो पहले हम इनके बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद इनकी रचनाओं को याद करेंगे। रचनाओं के बाद इनका जो सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, उसका सार हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ये अनेक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को ध्यान से इसे सुनना चाहिए, देखना चाहिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना चाहिए। दोस्तों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिलते हैं पेपर में। अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं और कोशिश की है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को बड़े ही आसान तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का डर हमारे मस्तिष्क में होता है वो निकल जाए और हम एक आनंद के साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ सकें। आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलियट। अगर हम टी.एस. इलियट की बात करते हैं तो इनका जन्म 1888 ईस्वी और मृत्यु 1965 ईस्वी को मानी जाती है। इनका जन्म स्थान अमेरिका था। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तरफ हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्री दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है बताइए इनको मेल कीजिए, खंड 1 को खंड 2 से मेल कीजिए, मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इनका जन्म स्थान याद रखना होगा। मैं हर एक पाश्चात्य काव्य शास्त्री का जन्म स्थान उसके साथ लिखवा रही हूँ। यदि हमारी पीछे की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो कहना चाहेंगे अवश्य देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टॉमस स्टर्न्स इलियट हैं ये द क्राइटेरियन पत्रिका के संपादक रहे। बहुत बार पूछा गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो टी.एस. इलियट हैं इनको जब हमने याद किया पाश्चात्य काव्य शास्त्री जो हैं उनको क्रम से, तो एक कोड हमने अपनाया, हमने एक लॉजिक लगाया ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रह सके कि कालक्रम के अनुसार कौन सा पाश्चात्य काव्य शास्त्री पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन उसके बाद में आएगा। और इस प्रकार से हम 16 से 17 पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को एक ही ट्रिक से याद कर पाए। जो ट्रिक थी, जो लॉजिक था, वो कुछ इस कदर था कि शुक्र है प्लेट में अरस्तु खाना खाते हैं, शुक्र है प्लेट में अरस्तु खाना खाते हैं, लेकिन ये बड़े ही लूचे आदमी होते हैं, ये दांतों से फाड़ फाड़ के खाना खाते हैं, तो हम डर जाते हैं। हम डर कर वर्ड्स बोलने लगते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज से कॉलेज बनाया, कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ की जो शैली होती है वह गार्ड के जैसी होती है, जिसे हम नहीं समझ पाते, केवल कार्ल मार्क्स ही समझ पाते हैं। हम वहाँ जाकर क्रोचने लगते हैं और क्रोचते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं? इडियट कहते हैं। उसी इडियट से हमने याद रखा क्या? टी.एस. इलियट। यानी अगर मैं ये कहूं कि इडियट, तो इडियट का नाम आते ही मस्तिष्क में आएगा किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? टी.एस. इलियट के लिए। दोस्तों मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इन पाश्चात्य काव्य शास्त्रों के लिए मैं अभद्र भाषा का प्रयोग करूं, लेकिन बस मेरा भाव सिर्फ इतना है कि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएं। हम इनको बार बार रटे ना, हम इनको याद कर कर के थके ना, ये हमें आसानी से याद हो जाए। तो इसीलिए जो टी.एस. इलियट है इनको हमने इडियट बनाया। और आगे की जो ट्रिक है उसको आप मेरे पीछे की वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्री
कालक्रम से मैंने याद करवा रखे हैं और 2 बार देखोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ये जो इलियट थे, इस इलियट शब्द का प्रयोग कर, इडियट शब्द का प्रयोग कर हम इनकी सभी रचनाओं को भी आसानी से याद करेंगे। तो ये जो इलियट थे, इन्होंने द क्राइटेरियन पत्रिका का संपादन किया तथा ये निदेशक रहे फेबर एंड फेबर के। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, इन्हें नोबलिस्ट भी किया गया, और वो रचना थी इनकी द वेस्टलैंड, जिस पर 1948 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आता है इनका प्रमुख सिद्धांत था निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत। हम समझेंगे कि इन्होंने जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया उसका अर्थ क्या था। बस एक लाइन में यहाँ बताना चाहती हूँ कि निर्व्यक्तिकता का अर्थ था अपनत्व को छोड़कर समाज के लिए उपयोगी बन जाना, अपने आप के विचारों को, अपने आप के भावों को समाज के भाव बना देना निर्व्यक्तिकता कहलाई। उसके बाद इनके प्रमुख ग्रंथ याद करते हैं कि इनके कौन कौन से ग्रंथ थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। पहली रचना आती है द सेक्रेड वुड, पहली रचना है द सेक्रेड वुड, 1920 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। दूसरा ग्रंथ है होमेज टू जॉन ड्राइडेन, 1924 ईस्वी, ये सभी आपके ईस्वी में है, 1924 ईस्वी। तीसरा है एलिजाबेथन एसेज, ये 1932 ईस्वी का है। चौथा है द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये 1933 ईस्वी का है। उसके बाद है सिलेक्टेड एसेज, ये 1934 ईस्वी में इसकी रचना की गई। उसके बाद है एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, ये 1936 ईस्वी में रचा गया। इसके बाद है नोवेल एंड एक्सपीरियंस, यह इनका एक शोध निबंध था। उसके बाद है परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, ये इनका एक लेख था। उसके बाद है थ्री वॉइसेज ऑफ पोइट्री, थ्री वॉइसेज ऑफ पोइट्री उनका एक निबंध है। अगला निबंध है द क्राइटेरियंस ऑफ क्रिटिसिज्म, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी निबंध है। और अगला निबंध है द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी एक निबंध है। ये मुख्य रचनाएं थी किसकी? टी.एस. इलियट की। याद कैसे करें? बड़े ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं। ये जो टी.एस. इलियट हैं, इनको हमने इडियट बनाया, इडियट से संबोधित कर इन्हें याद किया। इडियट की पहली रचना कौन सी थी? द सेक्रेड वुड। दोस्तों, कहने को तो हम इनको इलियट कहते हैं, लेकिन इनके बहुत अधिक सीक्रेट होते हैं। सेक्रेड को हम क्या बना लें? सीक्रेट बना लें। कि कहने के दिखने में तो ये इडियट दिखते हैं, लेकिन इनके बहुत अधिक क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। क्या सीक्रेट होते हैं? उनको ये अपने होम्स में ही दबा कर रखते हैं, अपने होम्स में अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। और फिर क्या करते हैं? ये एलिजाबेथन को एसेज लिख देते हैं। एसेज को हम याद करें मैसेज से। देखो, दिखने में तो ये इडियट होते हैं, लेकिन इनके बहुत से सीक्रेट होते हैं जिन्हें ये अपने होमेज में ही दबा कर रखते हैं और पत्र लिख देते हैं और मैसेज लिख देते हैं। किसको? एलिजाबेथन को। मैसेज लिखते हैं एलिजाबेथन को, और उस मैसेज में द यूज ऑफ पोइट्री, पोइट्री का यूज करते हैं, कविता का यूज करते हैं। यूज ऑफ पोइट्री, पोइट्री का यूज करते हैं। फिर ये सिलेक्टेड एसेज, फिर इन मैसेज को ये सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके द एसेंट एंड मॉडर्न की सिलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ प्राचीन बातें डालते हैं और कुछ मॉडर्न बातें डालते हैं, कुछ एसेंट डालते हैं और कुछ मॉडर्न डालते हैं। ये अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का उपयोग करते हैं। यही इनकी क्या होती है? परंपरा होती है। यही इनकी परंपरा होती है कि थ्री वॉइसेज में, तीन आवाज में, थ्री वॉइसेज में लिखते हैं द फ्रंटियर्स और द फंक्शंस। ये थ्री वॉइसेज में फ्रंटियर्स भी लिखते हैं और फंक्शंस भी लिखते हैं। इनकी
नॉलेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इनकी नॉलेज को लिखने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, और ये हर किसी के फेवर में ही लिख देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक बार पुनः दोहराती हूँ। देखिए ये इडियट लोग हैं, और लेकिन कहने को तो हम इनको इडियट कहते हैं, लेकिन इनके बहुत अधिक सीक्रेट रहते हैं जो ये अपने होम्स में दबा कर रखते हैं। और ये मैसेज लिखते हैं एलिजाबेथेन को, जिसमें यूज करते हैं पोइट्री का, और फिर उसको उसमें लिखे गए मैसेज को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ एशियंट होते हैं और कुछ मॉडर्न होते हैं। फिर ये इसको लिखने में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का प्रयोग करते हैं। यही इनकी परंपरा होती है, यही इनकी क्या होती है, परंपरा होती है कि ये 3 वॉइसेज में द फ्रंटियर्स और द फंक्शंस लिख देते हैं। ये 3 वॉइसेज में द फ्रंटियर्स और द फंक्शंस लिख देते हैं, लेकिन इनके लिखने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। लिखने का माने ये लिखते हैं किसमें, पत्रिका में, तो इनके लिखने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ये हर किसी के फेवर में लिख देते। फेवर को हम फेवर बना लें, ये हर किसी के फेवर में लिख देते हैं। आशा रखती हूँ याद हुआ होगा। नहीं याद हुआ तो आप इस वीडियो को रोक कर 2 बार फिर सुनिए इसको, कभी भूलोगे नहीं दोस्तों कि ये जो इडियट है ना, ये कहने को इडियट है पर बहुत अधिक सीक्रेट है इनके, जो अपने होम्स में दबा कर रखते हैं। क्या सीक्रेट है कि ये एलिजाबेथेन को एसेज लिखते हैं, एलिजाबेथेन को मैसेज लिखते हैं, और वो जो मैसेज हैं उनमें ये पोइट्री का यूज करते हैं। फिर उस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके कुछ एशियंट और कुछ मॉडर्न विचार उसमें डालते हैं। यही इनकी परंपरा है, यही इनकी परंपरा है कि ये 3 वॉइसेज, 3 आवाज का, 3 वॉइसेज का प्रयोग करते हैं। द 3 वॉइसेज का प्रयोग करें, द फ्रंटियर्स एंड द फंक्शंस लिखते हैं। इनके लिखने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये हर किसी के फेवर में लिख देते हैं। आशा रखती हूँ सभी याद हुई होंगी। इसके बाद हम देखना चाहते हैं जो टी.एस. इलियट है, इनकी विचारधारा, कि टी.एस. इलियट ने कविता या काव्य के बारे में किस प्रकार के विचार रखे हैं। टी.एस. इलियट के अनुसार कविता का सौंदर्य उसकी पूर्णता में है, कविता का सौंदर्य उसकी पूर्णता में है, न कि विचलन अवयवों में है। टी.एस. इलियट कहना चाहते हैं कि जो कविता का सौंदर्य भाव है, जो कविता का सौंदर्य गुण है, वह उसकी संपूर्णता में पाया जाता है, उसके अवयवों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि टी.एस. इलियट के रिचर्ड्स व एम्पसन की आलोचना को, टी.एस. इलियट ने रिचर्ड्स व एम्पिसन की आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ पद्धति कहा। क्या कहा? नींबू निचोड़ पद्धति कहा। दोस्तों बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रिचर्ड्स व एम्पिसन की आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ पद्धति किसने कहा? तो नींबू निचोड़ पद्धति किसने कहा? इलियट ने। देखिए देखने में तो बड़े इडियट दिखाई देते हैं ना, इडियट, लेकिन नींबू निचोड़ पद्धति कह दिया एम्पिसन और रिचर्ड्स की शैली को। उसके बाद आता है कि इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत की विभावना व्यापार होता है। ध्यान दीजिए, इलियट का जो मूर्त विधान है ये भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। विभावन जो रस का के अवयव होते हैं उसमें एक विभावना भी होता है। जो विभावन व्यापार है, समझ ही रहे होंगे विभावन व्यापार का अर्थ। तो इलियट ने कहा जो मूर्त विधान है ये रस सिद्धांत का विभावन व्यापार होता है। उसके बाद है इलियट के संवेदनशीलता के असहचर्य सिद्धांत पर फ्रांसीसी कवि रमी द गुरमो का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए इलियट के संवेदनशीलता के असहचर्य सिद्धांत,
इलियट के संवेदनशीलता के असाहचर्य सिद्धांत पर किस फ्रांसीसी कवि का प्रभाव दिखाई देता है? तो किसका? रमी द गुरमो, रमी द गुरमो का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद आता है कि इलियट के अनुसार काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इलियट के अनुसार काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। यह है विचारधारा में बहुत बार पूछा गया कि इलियट की विचारधारा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। 3 सत्य देता है, कोई एक असत्य दे देता है, तो हमें इनकी संपूर्ण विचारधारा को याद रखना होगा। इसका सार हमें समझना होगा कि इन्होंने कहा कि जो काव्य है वो श्रेष्ठ मनोरंजन है। इन्होंने काव्य को उच्चतम मनोरंजन कह दिया है। आइए, ये कुछ विचार थे। आगे भी हम देखना चाहते हैं कि इलियट ने किस प्रकार के विचार हमारे समक्ष काव्य को लेकर प्रस्तुत किए। आइए आगे हम देखते हैं टी.एस. इलियट के अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। टी.एस. इलियट के अनुसार कार्यत्री एवं भावयत्री प्रतिभा परस्पर पूरक होती है। टी.एस. इलियट ने कहा जो कार्यत्री और जो भावयत्री दोनों जो प्रतिभाएं होती हैं ये परस्पर पूरक होती हैं। अतः एक इनके अनुसार एक आलोचक और एक सृजक यानी कवि दोनों एक ही व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि जो कार्यत्री है और जो भावयत्री है ये दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं, इसलिए आलोचक और कवि दोनों एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। आगे इन्होंने कहा इलियट के अनुसार काव्य स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इलियट के अनुसार काव्य के स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार, जब कवि या तो अपने आप को संबोधित करता है या किसी को संबोधित नहीं करता है। कहता है कि इलियट कहते हैं कि काव्य में 3 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। पहला प्रकार है या तो जब कवि अपने आप को संबोधित करता है या किसी को संबोधित नहीं करता। दूसरा स्वर है जब कवि किसी छोटे बड़े पाठक या श्रोता संप्रदाय को संबोधित करता है। तीसरा स्वर है जब कवि एक काल्पनिक पात्र को दूसरे काल्पनिक पात्र से संबोधित करता है। तो ये 3 प्रकार के स्वर कविता में पाए जा सकते हैं, काव्य में पाए जा सकते हैं। पहला स्वर होता है या तो कवि स्वयं को संबोधित करेगा या किसी को नहीं करेगा। दूसरा स्वर होगा जिसमें कवि एक किसी छोटे या बड़े श्रोता या दर्शक संप्रदाय को संबोधित करता है। और तीसरा स्वर है जब कवि किसी काल्पनिक पात्र के माध्यम से किसी दूसरे काल्पनिक पात्र को संबोधित करता है। ये इलियट के अनुसार 3 प्रकार के स्वर कविता में काव्य में पाए जा सकते हैं। उसके बाद इनका आता है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, दोस्तों ध्यान से सुनिए। निर्व्यक्तिकता का अर्थ इन्होंने लिया व्यक्ति से दूर, यानी व्यक्तिनिष्ठ नहीं, समाजनिष्ठ विचार। इनका मानना है कि जब कवि अपने विचार प्रस्तुत करता है तो वे विचार समाज के विचार होते हैं। अपनी आवाज में वह अपने आप को छोड़कर समाज को प्रस्तुत करता है, यही निर्व्यक्तिकता कहलाती है। इलियट का मानना है, टी.एस. इलियट का मानना है कि एक कवि जो भी दृश्य विधान देखता है, जो भी विचार वह प्रकृति जगत में से उत्पन्न करता है, उन्हें सुनता है, वो अपने अंदर उन विचारों को धारण कर लेता, वो उसके अपने विचार हो जाते हैं। लेकिन जब उन विचारों को, उन अनुभूतियों को वह काव्य में पुरोता है, काव्य के माध्यम से समाज के समक्ष रखता है, तो वह उसके अपने विचार नहीं होते, वह उसके व्यक्तिगत विचार नहीं होते, वो समाज के विचार बन जाते हैं, वो समाज के अनुभव बन जाते हैं। और इसे ही क्या कहा गया है? निर्व्यक्तिकता कहा गया है। आशा रखती हूँ अर्थ समझ आया होगा। एक ही लाइन में अर्थ को समझिए कि जब कवि की अपने अनुभव उसके अपने न रहकर समाज के अनुभव बन जाते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है? निर्व्यक्तिकता कहा जाता है। आइए अब देखिए इनके निर्व्यक्तिकता
सिद्धांत को। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो निर्व्यक्तिकता सिद्धांत है इसकी पृष्ठभूमि में टी.एस. इलियट ने क्या कहा। टी.एस. इलियट कहते हैं कि इलियट एजरा पाउंड के विचारों से काफी प्रभावित थे। दोस्तों ध्यान देने योग्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टी.एस. इलियट पर किसका प्रभाव था, किसके विचारों का प्रभाव पाया जाता है, तो किसका, एजरा पाउंड के विचारों का प्रभाव पाया जाता है। एजरा पाउंड का मानना था, एजरा पाउंड के विचार थे कि एक कवि वैज्ञानिक की भांति निर्व्यक्तिक व वस्तुनिष्ठ होता है। एजरा पाउंड कहते हैं कि जब एक वैज्ञानिक सर्च करता है, जब एक वैज्ञानिक शोध करता है, तो उस समय उसके अंदर जो भी भावनाएं उठ रही होती हैं वो उसकी अपनी होती हैं, लेकिन जब वो भावनाएं रिसर्च के माध्यम से रिजल्ट लेकर आती हैं तो वो भावनाएं समाज की बन जाती हैं। वह अपने आप को भूल जाता, अपने आप को खोकर रिसर्च में लगा देता है, और जब वो रिसर्च का परिणाम आता है तो वो समाज उपयोगी बन जाता है। इसी तरह से इलियट कहना चाहते हैं कि एक कवि के अंदर के जो भाव हैं, उनकी जो अनुभूतियां हैं, वो अनुभूतियां जब काव्य के माध्यम से रखी जाती हैं तो वो समाज की अनुभूतियां बन जाती हैं, वो समाज के विचार बन जाते हैं, और इसे ही निर्व्यक्तिकता कहा जाता है। उसके बाद ये थी इसकी पृष्ठभूमि। उसके बाद आता है कि निर्व्यक्तिकता का अर्थ। निर्व्यक्तिकता का अर्थ समझाते हुए इलियट ने कहा कि कवि की व्यक्तिगत भावनाओं की विशिष्टता, कवि की व्यक्तिगत भावनाओं की विशिष्टता का सामान्यीकरण बताया। टी.एस. इलियट कहते हैं कि ये जो निर्व्यक्तिकता होती है ना, ये कवि की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं की विशिष्टता का सामान्यीकरण है, उन भावनाओं की विशिष्टता का निर्व्यक्तिक विचार है। इन्होंने कहा सामान्यीकरण का अर्थ होता है निर्व्यक्तिक, यानी समाज के अंदर मिला देना, उनका अपने विचारों और समाज के विचारों का सामान्यीकरण कर देना, अपने विचार समाज के विचार बना देना, इसे ही निर्व्यक्तिकता कहकर टी.एस. इलियट ने पुकारा है। आगे कहना चाहते हैं कि कवि अपनी संवेदना व ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की भावनाओं को आयत्त कर लेता है। यह अनुभूति उसकी अपनी अनुभूति बन जाती है, और जब इसे वह काव्य में पिरोता है तो यह समाज की अनुभूति बन जाती है। समझने की कोशिश कीजिए। टी.एस. इलियट कहना चाहते हैं कि जब एक कवि दूसरे के भावों को सुनता है, ग्रहण करता है, तो उन्हें आयत्त कर लेता है, और ये आयत्त किए हुए भाव उसके अपने भाव बन जाते हैं। जैसे एक कवि ने एक भिखारी को देखा, उस भिखारी की जो विचारधाराएं थी उनको इसने ग्रहण किया, और ग्रहण करके उसका जो दर्द था, जो दुख था, उसे समाज के सामने रख दिया। ये कवि का अपना दुख नहीं था। जब अनुभव किया तो अपना दुख बना, लेकिन जब इस दुख को समाज के समक्ष कविता के माध्यम से रखा तो ये सभी भिखारियों का दुख बन गया, सभी गरीबों का दुख बन गया। तो यही निर्व्यक्तिकता कहलाई। यही बात यहाँ स्पष्ट करना ये चाहते हैं कि ये जो अनुभूति होती है ये उसकी अपनी अनुभूति बन जाती है, लेकिन जब ये काव्य में पिरोता है तो यह पाठकों की अनुभूति बन जाती है, और इसे ही निर्व्यक्तिकता कहा जाता है। आगे टी.एस. इलियट कहना चाहते हैं काव्य के घटक। तीसरा इनका निर्व्यक्तिक सिद्धांत का तीसरा बिंदु आता है काव्य के घटक। काव्य के घटक तत्व, विचार, अनुभूति, बिंब, प्रतीक, ये सभी कवि के अपने निजी होते हैं, लेकिन जब ये कविता के माध्यम से प्रकट होते हैं तो ये सार्वजनिक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर भारतीय इतिहास की ओर आपको ले जाना चाहूँ कि भारतीय जो हिंदी साहित्य है उधर आपको ले जाना चाहूँ, तो जो हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य में के अंतिम समय पर जो वाद चले, उन वादों में आपने देखा कि वहाँ के प्रतिमान परिवर्तित हो गए। पहले जो प्रतिमान दिए जा रहे थे, परंपरा से चले आ रहे थे कि चंद्रमा जैसा तेरा मुखड़ा, वो प्रतिमान यहाँ आकर परिवर्तित हो गए। और कवि ने किन प्रतिमानों का प्रयोग किया? लालटेन जैसा तेरा मुखड़ा। तो ये जो प्रतिमान थे कवि के स्वयं के अपने थे, ये बिंब थे कवि के स्वयं के अपने थे। लेकिन जब इसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया समाज के सामने, तो हर एक पाठक का प्रतिमान बन गया, और चांद जैसे मुखड़े को छोड़कर वो
लालटन जैसे मुखड़े का प्रयोग करने लग गया। बस यही कहना चाहता है कवि टी.एस. एलियट कि जो काव्य के घटक होते हैं, तत्व, विचार, अनुभूति, प्रतीक, बिंब, ये सभी कवि के अपने होते हैं, लेकिन जब इसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है तो ये समाज के प्रतीक बन जाते हैं, ये समाज के घटक बन जाते हैं। तो इसी को ही क्या कहा गया, निर्व्यक्तिकता कहा गया। आगे हम देखना चाहते हैं, टी.एस. एलियट कहना चाहते हैं कि इनके अनुसार कविता मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं है। इनके अनुसार कविता मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं है, वरन उससे पलायन है। कि जो कविता है, एक कवि जब कविता लिखता है तो वो उसके मनोभावों की स्वच्छंदता नहीं होती, अपने व्यक्ति के जो विचार हैं उनसे पलायन होता है। एक कवि अपने व्यक्तिगत विचारों से पलायन कर देता और उन विचारों को समाज के विचार बना देता है। आगे कहना चाहते हैं कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन उससे पलायन होता है। एलियट कहना चाहते हैं कि एक जो कविता, जो काव्य होता है, जो कविता होती है, वह कवि की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं होती, परंतु व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से पलायन होता है। यानी एक कविता में एक जो कवि होता है वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता, जब वो विचार अभिव्यक्त करता है उस समय तो अपने आप के होते हैं, लेकिन अभिव्यक्त कर देता है उस समय वो समाज के विचार बन जाते हैं, उस समय वो पाठकों के विचार बन जाते हैं, दर्शकों के विचार बन जाते हैं। तो वह अपने आप को का जो व्यक्तित्व है उससे पलायन कर जाता है और समाज का व्यक्तित्व स्थापित कर देता है। उसके बाद कहना चाहते हैं कि कवि जो है वो अभिव्यक्ति माध्यम मात्र होता है। टी.एस. एलियट कहना चाहते हैं जो कवि है वो अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त नहीं करता, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता, वह तो अभिव्यक्त करने का मात्र एक माध्यम होता है। विचार समाज से ग्रहण करता है और उन्हें आत्मसात कर लेता है और उन्हीं विचारों को समाज के समक्ष उनके विचार बनाकर प्रस्तुत कर देता है। कवि एक माध्यम होता है, अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। कवि अपने आप के व्यक्तित्व से पलायन करने वाला होता है। कवि एक वैज्ञानिक होता है जो अपने आप के भावों को समाज का भाव बना देता है, अपने आप की कार्यत्री को, अपने आप की भावयत्री को समाज के कार्यत्री और समाज की भावयत्री बना देता है। टी.एस. एलियट कहना चाहते हैं कि कवि की तुलना इन्होंने प्लेटिनियम के तार से की। दोस्तों बहुत उपयोगी है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि टी.एस. एलियट ने कवि की तुलना किससे की, तो कवि की तुलना प्लेटिनियम के तार से की। कवि कहना चाहते हैं कि जब ये प्लेटिनियम जो धातु होती है, उस प्लेटिनियम धातु का जो रिएक्शन सल्फ्यूरिक ऑक्साइड से होता है, प्लेटिनियम धातु का जब रिएक्शन सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन से होता है तो यह प्लेटिनियम जो है यह आपका सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में कहीं पर भी आपके ना तो ऑक्सीजन के गुण अलग से दिखाई देते हैं और ना ही आपके सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के गुण दिखाई देते हैं और ना ही प्लेटिनियम के गुण दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। वही कहना चाहा टी.एस. एलियट ने कि जब एक कवि विचारों को अभिव्यक्त करता है कविता के माध्यम से, तो ना वो विचार किसी एक व्यक्ति के होते हैं, ना विचार उसके अपने होते हैं, वो अभिव्यक्त जो विचार होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। यानी वो सभी के विचारों का सम्मिश्रण बन जाता है, सभी के विचारों को सम्मिलित कर लेता है। इसलिए और आगे कहना चाहते हैं कवि कि जो प्लेटिनियम का तार होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं दिखाई देता, उसके ऊपर कोई विकार भी नहीं दिखाई देता है। यानी कवि के ये जो भावनाएं थी जो व्यक्ति को छुपाकर सार्वजनिक बना दी गई, ये इन भावनाओं का कवि के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता कि उसने अपने व्यक्तित्व को ही मार दिया। कवि का अपना व्यक्तित्व अब कुछ नहीं रहा, उसके व्यक्तित्व पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसने अपने विचार दूसरों के विचार बना दिए, इससे भी वो प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए जो टी.एस. एलियट है इन्होंने कवि की तुलना किससे की है, प्लेटिनियम के तार से की है।
जिस प्रकार से कवि जो टी.एस. इलियट हैं, ये निर्व्यक्तिकता को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से हम चटनी बनाते हैं और चटनी जो होती है उसका जो स्वाद होता है वो चटनी का स्वाद होता, न कि उसमें पड़ने वाले अवयवों का स्वाद होता है। जब हमने चटनी बनाई तो उसमें जितने अवयव थे उन सभी ने अपना अस्तित्व खो दिया और वो एक मिश्रित रूप में प्रकट हो गई। वो जो चटनी बनी उसका टेस्ट मिश्रित हो गया, किसी भी एक तत्व का अलग से, एक अवयव का अलग से टेस्ट उसमें नहीं आया, सभी का टेस्ट मिश्रित हो गया। तो इसी एग्जाम्पल से टी.एस. इलियट समझाना चाहते हैं कि जब एक कवि विचार को ग्रहण करता है तो वो आत्मसात कर लेता है उस विचार को, और जब कविता के माध्यम से रखता है तो वो सभी का विचार बन जाता है। जिसको ग्रहण किया और जो अपने विचार थे सभी को सभी का सम्मिश्रण करके समाज की आवाज बना दी, समाज की अभिव्यक्ति बना दी। और यही जो गुण था उसे क्या कहा गया? निर्व्यक्तिकता कहा गया। टी.एस. इलियट कहते हैं कि कविता में कवि का व्यक्तित्व नहीं झलकता, कविता में समाज का व्यक्तित्व झलकता है। कवि की कविता सापेक्ष नहीं होती, वो कैसी होती है? निरपेक्ष हुआ करती है। स्वयं के प्रति आदरणीय नहीं होती, वो समाज के भावों की अभिव्यक्ति करती है, और यही क्या कहलाती है? निर्व्यक्तिकता कहलाती है। दोस्तों, आशा रखती हूँ निर्व्यक्तिकता आपको अच्छे से समझ आया होगा। टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और टी.एस. इलियट की विचारधारा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो कहना चाहेंगे इस क्लास को इतना शेयर कीजिए कि हर हिंदी साहित्य पढ़ने वाले स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जाए, और वो भी इतनी आसान भाषा में टी.एस. इलियट के विचारों को समझ पाए। धन्यवाद।